नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। दुर्ग से बड़ी खबर है, जहां शराब तस्करी करते आरोपी गिरफ्तार हुआ है। आरोपी के पास से 57 बोरी शराब जब्त हुई है। शातिराना अंदाज में शराब की तस्करी ये कर रहा था। घर में तहखाना बनाकर शराब की तस्करी की जा रही थी। पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा किया है। जब्त शराब की कीमत करीब 1,70,000 रुपए बताई जा रही है। सुपेला पुलिस ने कार्रवाई की। क्षेत्र में तस्कर के घर से करीब 55 पेटी शराब, जिसकी बाजारी कीमत 1,70,000 रुपये है, रिकवर की गई है। ये कोचिया पिछले 15 वर्षों से किराना दुकान के को फ्रंट रखकर तस्करी का काम किया करता था। डेली 4 से 5 पेटी शराब जो है ये अवैध रूप से बेचा करता था। इसके पूर्व में भी इसके पीछे 34(2) की 2 बार कार्रवाई और 34(1) एक्साइज एक्ट में 5 बार कार्रवाई हो चुकी है। मैं सभी कोचियाओं से और तस्करों से विनम्र निवेदन करता हूं कि तस्करी और अवैध काम छोड़ के मुख्य धारा में जुड़ जाएं, अन्यथा उनके ऊपर एक्साइज एक्ट की गंभीर धाराओं में आने वाले समय में कार्रवाई की जाएगी। दुर्ग पुलिस अवैध शराब को पूरी तरह से खत्म करने के लिए कटिबद्ध है। आज हम आपको ऐसे शराब तस्कर से मिलाने जा रहे हैं जो बड़े ही शातिराना अंदाज में इस पूरी घटना को अंजाम दिया करता था। किस तरह से ये शराब की तस्करी करता था, ये आज हम आपको दिखाएंगे। हम जिस जगह में खड़े हैं ये है भिलाई का सुपेला का क्षेत्र कहलाता है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी घनी बस्ती है। और ठीक ये जो दिख रही है शटर, यही वो मकान है जहाँ से शराब की तस्करी हो रही थी। पुलिस ने करीब 57 बोरी शराब जब्त की है और करीब 1,74,000 करीब शराब को जब्त किया है। तो किस तरह से देखिए घर है और ये ठीक अब हम लोग अंदर घर के जा रहे हैं और देखिए ये घर के अंदर का प्रवेश द्वार है और इस साइड पूरा बस्ती का क्षेत्र कहलाता है, जहाँ पर घने बस्तियों में लोग रहते हैं। और ये देखिए गली, और ये देखिए अब हम अंदर चलेंगे कि किस तरह से शराब को छुपा कर रखा गया था और पुलिस ने उसको कैसे जब्त किया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ से कोई शराब की तस्करी हो रही है। किस तरह से हो रही थी ये हम दिखाएंगे। देखिए ये कमरा है जहाँ से पूरा कारोबार संचालित किया जा रहा था। आप देख सकते हैं कि आप अंदाज़ा भी लगाना बेहद कठिन है कि यहाँ पर कोई शराब की खेप छुपाई के रखी जा सकती है, लेकिन आपको मैं दिखाना चाहूँगा। अब यहाँ से हम चलते हैं, कोशिश करेंगे जिस तरह से पुलिस ने ये कार्रवाई को अंजाम दिया है उसी के तहत हम लोग ये देखेंगे, कोशिश करेंगे। काफ़ी हैवी है ये, फिर भी कोशिश है। काफ़ी हैवी है, बना के रखा हुआ है। ठीक इसी तरह का एक ब्लॉक ये भी है जो हिलता नहीं है, लेकिन ये देखिए ये दरवाज़ा जैसा है, ये खुला। और आप कोशिश करूँगा कि एक बार दिखाएं अंदर कि किस तरह से ये तहखाना बनाकर रखा गया था। यदि मैं अनुमान लगाऊं तो करीब 100 पेटी से अधिक इस तहखाने में शराब रखी जा सकती है। तो देखिए कितने बड़े स्तर पर ये काम किया जा रहा था। दुर्ग पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। तो पुलिस अभी करीब 15 साल से इस कारोबार को संचालित किया जा रहा था। पुलिस और पूछताछ कर रही है, हो सकता है कि पूछताछ में और भी कई खुलासे हो। न्यूज़ 18 से तस्कर के लिए भिलाई से मिथिलेश ठाकुर। तो इसी खबर पर और अधिक चर्चा के लिए सीधे हम मिथिलेश का रुख कर लेते हैं। मिथिलेश हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं लाइव। मिथिलेश, क्या कुछ जानकारी है, किस तरीके से पुलिस को सूचना मिली थी कि यहां पर शराब की तस्करी हो रही है? क्या किसी मुखबिर ने पुलिस को सूचना दी जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की? निश्चित रूप से सुमित, कल गणतंत्र दिवस का मौका था। वैसे भी शराब की जो बिक्री है वो अवैध होती है, वहाँ वो प्रतिबंधित होती है। पुलिस इसमें खास नज़र रख रही थी। उसके दौरान पुलिस को एक मुखबिर की सूचना से प्राप्त हुई कि सुपेला के क्षेत्र में एक व्यक्ति जो है वो अवैध शराब की तस्करी कर रहा है। इस सूचना पर पुलिस ने वहाँ पर दबिश दी तो चौंकाने वाले परिणाम सामने आए। जब पुलिस ने वहाँ पर देखा तो एक आरोपी जो है वो तहखाना बनाकर रखा हुआ था। बड़े ही शातिर
शातिराना अंदाज में इस शराब की तस्करी वो कर रहा था। लोगों को वर्षों से जो है शराब पिलाने का काम कर रहा था। बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में जो है यहाँ पर शराब मिली है। करीब 57 बोरियों में शराब को रखा गया था और उससे पुलिस ने करीब 1,70,000 की शराब जब्त की है। तो इस तरह से पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जब वहाँ पर पहुँचा गया तो पता चला कि जो आरोपी है वो करीब 15 वर्षों से वहाँ पर निवास करता है और लंबे समय से वो शराब की तस्करी कर रहा था। तो पुलिस ने अभी कुछ दिन पहले ही धमदा क्षेत्र में एक शराब तस्करी के मामले को खुलासा किया था। पुलिस ने करीब 37 लाख की अवैध शराब जब्त की थी। तो इसके पूछताछ में और भी कई खुलासे हुए थे कि करीब 2 वर्षों से इस तरह का अवैध व्यापार चल रहा है। तो कहीं न कहीं पुलिस जो है अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने के लिए कार्रवाई कर रही थी। उसी के तहत में पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई। उसके बाद में रेड कार्रवाई की गई और आरोपी को पकड़ा गया। जी ठीक है मिथिलेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, रायपुर से बड़ी खबर है। बाल सुधार गृह में नशे का सामान मिला है। बाल कैदी जेल से दे रहा है धमकी। धमकी देने का वीडियो सामने आया है। वीडियो में दिखा रहे हैं नशे का सामान। सुधार गृह में सिगरेट, लाइटर, रुपये। को बता देना, आप बैठे तुम लोग हम जेल में हैं और जेल में राज करते हैं, समझ रहे हो ना। अपन जेल में और जेल में रह के राज कर रहे, ठीक है ना, समझ लेना। तिल्ला वालों को बता देना, आप बैठे तुम लोग अंदर पे कर। देखो जेल में बिकता पैसा रखे अपन, लाइटर, मोबाइल, नशा। बता देना बे तेरे बच्चे लोग, ठीक है, हम जल्द ही वापस आ रहे हैं। हम जेल में हैं और जेल में राज करते हैं, समझ रहे हो। तो चलिए इसी खबर पर और अधिक चर्चा के लिए सीधे रायपुर का हम रुख कर लेते हैं। युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। युगल, निश्चित तौर पर जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है तब कहीं ना कहीं जेल प्रबंधन पर कई सारे सवाल यहां पर खड़े होते हैं। देखिए सुमित, जो बाल संप्रेषण गृह है उसमें किस तरह से जो मनमानी चल रही है, खास करके जो अपचारी बालक वहां पर रखे जाते हैं। और आप देखिए नशे के पूरे सामान है, लाइटर हैं, साथ ही साथ जो पैसा है वो भी अब सोशल मीडिया में खुद जो अपचारी बालक हैं वो वायरल कर रहे हैं। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह के वहां अव्यवस्थाओं का आलम है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं जहां वहां जाकर उन्हें सुधारने का काम किया जाता है। बाल संप्रेषण गृह है वो, लेकिन किस तरह की यहाँ की तस्वीर दिखा रही है। और बड़ी आश्चर्य की बात है कि बच्चों के हाथ में मोबाइल कैसे आया, किस तरह से वायरल हुआ। लगभग 50 दिन पहले उनकी जो पेशी थी उसी दौरान ये पूरा वीडियो है ये वायरल हुआ है। तो ये सुरक्षा पर सेंध तो है यही, साथ ही जो अपचारी बालक वहां पर है उनके भविष्य के लिए भी एक बड़ा खतरा है। और अमूमन इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो जेल में जो है वो सामने आती है। लेकिन बाल संप्रेषण गृह में नशे का सामान पहुंचना, मोबाइल पहुंचना, लाइटर पहुंचना और पैसा है वो पहुंचना कई सवालों को जो है जन्म दे रही है। सब बड़ा सवाल यही है कि आखिर बच्चों तक ये सब जो साधन है वो कैसे पहुंच रहा है। जी सुमित, निश्चित तौर पर नाम है बाल सुधार गृह, लेकिन वहां पर हो रहा है बिगाड़ने का काम, बालकों को बिगाड़ने का काम। कई सारे सवाल खड़े करता है ये वीडियो। आगे बढ़ेंगे, गरियाबंद से बड़ी खबर है जहां पर चाकूबाजी और लूट के 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। गरियाबंद सर्किट हाउस और राइस मिल के पास लूटपाट हुई। 19 जनवरी को वारदात को अंजाम दिया गया था। चाकू की नोक पर घटना को अंजाम दिया गया था। कोतवाली पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई है। आरोपियों के पास से चाकू और बाइक जब्त हुए। शिवपुरी में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। यहां पर न्यूज 18 की खबर के बाद प्रशासन जागा है। नगर निगम चिरबरी का वार्ड अब जगमग होगा। वार्ड नंबर 1 मूलभूत सुविधाओं से वंचित था। बिजली, सड़क के लिए 1 करोड़ 37 लाख की मंजूरी यहां पर मिल चुकी है। आजादी के बाद से यहां पर बिजली और सड़क की सुविधा नहीं थी। न्यूज 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी। कलेक्टर साहब को, जिला प्रशासन की उनकी टीम को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर उस क्षेत्र का पैदल दौरा किया और उसके दौरान तत्काल इस क्षेत्र में वास्तव में मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है, कलेक्टर साहब को अवगत कराएं और लगभग बिजली, रोड, लाइट के लिए 1 करोड़ 37 लाख की स्वीकृति प्रदान की है। निश्चित रूप से उस क्षेत्र के लोगों के लिए यह बहुत बड़ा योगदान साबित होगा।
देखिए न्यूज 18 टीम को और कलेक्टर साहब के पूरे टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि इस क्षेत्र में अंतिम छोर में रहने वाले निर्बल पीड़ित प्रताड़ित ऐसे लोगों को ख्याल रखा। निश्चित रूप से मैं पुनः उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और इसी तरह से ऐसे क्षेत्र को संज्ञान में लेते रहें। भूपेश बघेल सरकार ने बजट की तैयारी शुरू कर दी है। बजट को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने मंत्रियों से 1-to-1 चर्चा शुरू कर दी है। आज 5 मंत्रियों के साथ सीएम भूपेश बघेल ने चर्चा की। मंत्रियों के साथ चर्चा में विभाग के अधिकारी भी शामिल रहे। सबसे पहले आज महिला बाल विकास और समाज कल्याण विभाग के बजट की समीक्षा की। इसके बाद राजस्व, आपदा प्रबंधन, पुनर्वास पंजीयन और स्टाम्प, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और जनशक्ति नियोजन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, खेल और युवा कल्याण विभाग, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग, योजना आर्थिक और सांख्यिकी, संस्कृति, पीएचई और ग्राम उद्योगों के मंत्रियों और अधिकारियों से चर्चा की है सीएम भूपेश बघेल ने। वहीं बजट पर मंत्रियों के साथ सीएम भूपेश बघेल की चर्चा पर बीजेपी ने तंज कसा है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि न पैसा न कौड़ी, फिर बजट पर चर्चा क्यों हो रही है। प्रदेश में पिछले 4 साल से कोई काम नहीं हुआ, न सड़क, न पुल, न स्कूल, न ही कोई अस्पताल बना है। रमन सिंह के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस ने कहा है कि बजट पर चर्चा हो रही है तो रमन सिंह के पेट में दर्द क्यों। छत्तीसगढ़ का बजट जनता की भावनाओं के अनुरूप आएगा। पहले रमन सिंह के बजट में जन सरोकार के मुद्दे नहीं होते थे। कवड़ी बजट में काहे चर्चा कर रहे हैं, समझ में नहीं आता। क्योंकि 4 साल तो कोई काम ही नहीं हुआ। कोई सड़क नहीं, कोई पुल नहीं, कोई पुलिया नहीं, कोई स्कूल नहीं, कोई अस्पताल नहीं। किसी भी दुर्ग को छोड़ दें और पाटन को छोड़कर बजट कहाँ जाता है? पूरे छत्तीसगढ़ में और कहीं नहीं जाता। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी विभागीय मंत्रियों से बजट पर चर्चा कर रहे हैं। विभाग को जनता के जो सुझाव आए हैं बजट को लेकर उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की दृढ़ इच्छा शक्ति, जनता से के वादों के प्रति प्रतिबद्धता और उनके पूरा करने का जो प्रण है वो आज प्रदेश में दिख रहा है। प्रदेश के किसान कर्ज मुक्त हुए हैं। प्रदेश के 40 लाख उपभोक्ताओं को बिजली बिल हाफ की सुविधा मिली है। महिला स्व सहायता समूह की बहनों का कर्ज माफ हुआ है और धान की कीमत 2500 रुपया प्रदेश में मिल रहा है, जो किसी भाजपा शासित राज्य में नहीं मिल रहा है। डॉक्टर रमन सिंह को प्रदेश की चिंता करने के बजाय उन भाजपा शासित राज्यों के बारे में सोचना चाहिए जो कर्ज के बोझ तले डिफाल्टर होने के हालात में खड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी को लेकर राजनीति एक बार फिर तेज हो गई है। सूबे में शराबबंदी के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है जो शराब का अध्ययन करने के लिए गुजरात के दौरे पर गई थी। कमेटी गुजरात का दौरा कर लौट चुकी है रायपुर। इसके बाद कमेटी के अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि शराबबंदी करने से राज्य में शराब की तस्करी बढ़ जाएगी, साथ ही जहरीली शराब को रोकना एक बड़ी चुनौती होगी। शर्मा के बयान के बाद एक बार फिर शराबबंदी पर सियासत हो रही है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि प्रदेश में शराबबंदी का माहौल क्या है बता नहीं सकते। हमारी समिति के सारे सदस्य गए थे वहां पर और जाकर के उन्होंने अध्ययन किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले हम लोग और एक्साइज डिपार्टमेंट का बहुत ज्यादा रोल नहीं, इसमें पुलिस महकमे का रोल ज्यादा है। अवैध शराब के रोकथाम के लिए पुलिस महकमा ही कार्रवाई करता है और उसमें अपराध किस तरह के हों, पुलिस हेडक्वार्टर में हम लोग गए थे मॉनिटरिंग सेल में, जहाँ सारे अपराधों पर नियंत्रण होता है, वहां भी जाकर हम लोगों ने पता लगाया। तो जो अवैध शराब की निष्कासी पर कैसे रोक लगाई जाती है इस पर भी हम लोगों ने अध्ययन किया। गांव के लोगों से मिले हैं, कुछ अन्य जगह भी सामूहिक रूप से मिले हैं। नशा मुक्ति केंद्रों का भी अध्ययन किया है और विभाग ने का जो प्रेजेंटेशन है वो भी हमने देखा है। और ये बापू के समय से महाराष्ट्र स्टेट में जब गुजरात था उस समय से शराबबंदी, इसलिए आइए अब सीधे रुख करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान विकास यात्रा को लेकर संबोधित कर रहे हैं। एक एक व्यक्ति से संवाद हो जाए और जो लोग हैं उनको लगे कि ये हमारे लिए आए हैं, एक बार में ही बहुत बड़ा काम हो जाएगा ये। अब इसमें वार्ड के पार्षद की ड्यूटी है, अध्यक्ष वगैरह की तो है ही, मेयर की ड्यूटी है शहरी क्षेत्रों में,
ग्रामीण क्षेत्रों में सरपंच, उप सरपंच, पंच, जनपद क्षेत्र में जनपद सदस्य, जिला पंचायत क्षेत्र में जिला पंचायत सदस्य, जनपद के उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उनके साथ ऊपर के जनप्रतिनिधि, माननीय सांसद, विधायक। आपकी तो ड्यूटी है ही, काय के लिए? अपन तो सेवा ही के लिए। तो मुझे लगता है इतने काम हम करेंगे तो कोई शेष ही नहीं बचेगा जिसको लाभ ना मिले। और कई चीज अगर आप देखो इसमें ये भी कर सकते हैं, आंगनबाड़ी में क्या बच्चों के बीच थोड़ी देर बैठ सकते हैं आप, उनको मध्याह्न भोजन, उनको जो भोजन मिल रहा है पोषण आहार ठीक से है कि नहीं। यात्रा गुजरते गुजरते आप 10 मिनट 20 मिनट कहीं स्कूल में भी रुक जाइए, बच्चों से संवाद हो सकता है कैसी चल रही है पढ़ाई। रास्ते में कोई आश्रमशाला, छात्रावास पड़ता है तो आप वहां जाके 15-20 मिनट समय गुजारिए तो पता चल जाए बच्चों के बिस्तर ठीक है कि नहीं, बच्चों को भोजन ठीक मिल रहा है कि नहीं, व्यवस्थाएं ठीक है कि नहीं। यात्रा में इन सब चीजों को बाकी चीजें आप कई चीजें ऐसी हो सकती। नगर में बाढ़ में कई तरह की संस्थाएं हैं, वो सब ठीक से काम कर रही नहीं कर रही। तो एक बार कई जगह जाना हो जाएगा। एक जगह स्कूल में चले गए तो दूसरी जगह आंगनबाड़ी में चले गए, जरूरी नहीं कि हर जगह स्कूल में ही जाए। तो आप सोचिए कैसे इसको बहुत उपयोगी बना सकते हैं। मित्रों, व्यवहारिक रूप से हर जगह बोलना तो है ही, क्योंकि ये आप बोलोगे तो बिना माइक के बोल ही नहीं सकते थे। लोग में उपलब्धियां बताना है, योजनाएं बताना है, प्रचार करना है। उसी में से कोई बताएगा कि लाभ नहीं मिल रहा तो उसको लाभ देना है। सारी उपलब्धियां जो आपने काम किया उसको गिनाइए ना आप जनता को। हमने ये किया, इतने विकास के काम स्वीकृत करवाए, इतने लोगों के नाम योजनाओं में जुड़े। तो वो आपके पास बोलने के लिए एक पर्याप्त जो आपने काम किया वो दिखाने का भी आपके पास अवसर होगा। मित्रों, अगर ढंग से ये यात्रा कर लिए, एक और मैं आप ये ढूंढ लेना कि कहीं कोई कोविड में माता पिता नहीं, वो बच्चे तो शेष नहीं रह गए, उनका नाम जोड़ना है। अच्छा, कोविड के अलावा भी शहर में गांव में कोई बिना माँ बाप के बच्चे हैं, माता पिता के, तो अपन तो है ना उनके लिए, उनके भी तत्काल सूची बना ले। उनको भी पैसा देंगे भैया, अपन उनको सड़क पे नहीं छोड़ सकते। अपने होते हुए कोई बच्चा अनाथ कैसे हो सकता? फिर अपने होने का मतलब ही क्या हुआ? मैं आपको वचन दे रहा हूं, उनके नाम आ जाए, ऐसे बच्चों को मासिक पेंशन से लेके उनके भोजन वस्त्र की सबकी व्यवस्था करेंगे भाई। कई जिले इस पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये यात्रा बहुत उपयोगी हो जाएगी। एक बार ये भी देख लें कि योजनाओं के लाभ से हितग्राहियों की स्थिति में कोई परिवर्तन आया क्या, उनकी सफलता की कहानी भी सुने, उन कहानियों के वीडियो भी बने, क्योंकि अच्छा काम हो रहा तो उसकी चर्चा होनी चाहिए। नागरिक, किसान, मजदूर, विद्यार्थी, बहनें, बेटियां, स्व सहायता समूह, इसको आप भी देखिए, जन अभियान परिषद वगैरह ढंग से देखें। मुझे लगता है कि इस यात्रा में आप स्व सहायता समूह के साथ साथ, जन अभियान परिषद के साथ साथ, शिक्षक पालक संघ के सदस्य, कोविड के समय क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटीज बनी थी उसके सदस्य, ग्राम सभा के सदस्य, जल जीवन मिशन के अंतर्गत परियोजना संचालन संधारण समितियों के प्रतिनिधि, जल उपभोक्ता संस्थाओं के प्रतिनिधि, और पेशा वाले क्षेत्र में पेशा नियमों के अंतर्गत समिति सदस्य, विभिन्न समूह, उनको भी जोड़ें। और पेशा क्षेत्र में पेशा भी समझाएं कि पेशा में क्या क्या अधिकार मिले हैं। जहां समय मिल जाए रात में, वहां भजन का कार्यक्रम हो सकता है, लोकगीत का कार्यक्रम हो सकता है। कलाकारों को भी जोड़ो भैया। रामायण मंडली होती है, भजन मंडली होती है, नर्तक दल होते हैं, तो यात्रा में उनको भी हम जोड़ें।
फिर आप इसमें नशा मुक्ति के लिए प्रेरित कर सकते हैं। सवेरे यात्रा प्रारंभ हो तो एक पेड़ लगा सकते हैं, गांव में प्रेरित कर सकते हैं कि हर गांव में एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां जन्मदिन पे लोग पेड़ लगाएं। स्वच्छता का संदेश दे सकते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे संदेश भी आप ढंग से दे सकते हैं। जहां समय मिल जाए वहां लोकप्रिय खेल शुरू हो रहे हैं तो शुरू कर सकते हैं, खिलाड़ियों में मिल सकते हैं। शिकायतों का निराकरण होगा, अगर आप जाएंगे तो वो भी आएंगी तो उसको आप देख सकते हैं। गांव में अगर शहीद की प्रतिमा है, शहीद सैनिक हो गया या कोई क्रांतिकारी का गांव है तो उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण हो सकता है, करना ही चाहिए। एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत जो प्रोडक्ट है उसकी क्या स्थिति है, स्व सहायता समूह द्वारा बने उत्पादों की क्या स्थिति है, बिक रहे हैं नहीं बिक रहे हैं, उनसे चर्चा कर सकते हैं। अभी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों के लिए जो ब्याज था वो अब केवल 2% देना पड़ेगा उनको, बाकी 2% और हम भरवाएंगे तो बड़ी सब्सिडी उनको मिल गई है। कुछ और आप सोचें कहां क्या हो सकता है। यात्रा के दौरान मैं भी कहीं ना कहीं जरूर जाऊंगा, तो मैं ऐसा नहीं कि आपको ही दौड़ा रहा हूं, मैं भी दौड़ूंगा। ये यात्रा सफल हो गई तो आप मानिए कि बड़ा काम हो जाएगा। फिर एक गांव में एक पंचायत में 2 काम 3 काम जो गांव के लिए बहुत जरूरी है उनकी सूची भी बन सकती है। तो हम कोशिश करेंगे, मैं बहुत से कामों की बात नहीं कर रहा, कि जो उपलब्ध धनराशि होगी उसमें से कौन सा काम हो वो भी हम तय कर सकते हैं ताकि भविष्य में वो राशि दी जा सके। इस यात्रा का सुचारू संचालन करने के लिए एक पूरा सेल भोपाल में रहेगा। विश्वास सारंग भोपाल से जो हमारे मंत्री हैं वो भोपाल बैठ के यात्रा की गतिविधियां और बाकी सब चीजें उनके साथ टीम रहेगी, पूरा मुख्यमंत्री कार्यालय रहेगा, पीएस सीएम से लेकर पूरी टीम आपको सहयोग करेगी। जिले में ग्रामीण क्षेत्र में यात्रा का ओवरऑल प्रभारी मंत्री अपने जिले में देखेंगे, कलेक्टर प्रभारी मंत्री के मार्गदर्शन में यात्राओं को सुव्यवस्थित रूप से चलाएंगे। संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य कार्यपालन अधिकारी यात्रा की व्यवस्था उनके देखरेख में होगी। नगर निगम के क्षेत्र में आयुक्त नगर निगम देखेंगे, कमिश्नर नगर निगम, जिले की नगर पालिका नगर परिषद में मुख्य नगर पालिका अधिकारी, विधानसभा क्षेत्र में अनुविभागीय अधिकारी मतलब एसडीएम, प्रत्येक यात्रा के लिए एक अधिकारी नोडल अधिकारी की भी नियुक्ति करेंगे। एक जितना संभव होगा स्थानीय स्तर के लोग यात्रा में शासकीय अमला रहेगा, लेकिन हर यात्रा में कोई कलेक्टर या एसडीएम ही रहे वो संभव कई बार नहीं हो पाता क्योंकि बाकी काम भी चलाना है। लेकिन जो प्रभारी होगा नोडल होगा वो यात्रा में चलेंगे, यात्रा की व्यवस्था देखेंगे। मित्रों, ये केवल कर्मकांड नहीं है, जनता की जिंदगी बदलने का हमारा महाअभियान है। और इसलिए सभी माननीय मंत्रीगण, सभी माननीय सांसदगण, सभी माननीय विधायकगण, कलेक्टर्स, कमिश्नर्स और हमारे नीचे तक के सभी आदरणीय जनप्रतिनिधिगण अपने अपने क्षेत्रों में इन विकास की यात्रा और जन कल्याण की यात्रा के ठीक ढंग से संचालन करें, इसको यशस्वी करें, ताकि हम सफलतापूर्वक चला के विकास और जन कल्याण को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकें। इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं। चलते चलो, करते चलो, जनता की जिंदगी बदलने के अभियान में आप सब पूरी कर्मठता के साथ
बुद्धिमत्ता के साथ अपने टैलेंट का उपयोग करते हुए इन यात्राओं को ऐतिहासिक रूप से सफल बनाए, ताकि हम जनता की बेहतर सेवा कर सकें। यही मेरा आग्रह है। आप सबको धन्यवाद।